हाय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एंड ये टॉपिक रिलेटेड है हमारा स्ट्रिंग्स के साथ। अक्सर तुमने देखा होगा कि स्ट्रिंग के केस में हमसे कहा जाता है दैट वी हैव टू इनपुट अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे सामने मान लो वर्ड आ गया, दिस इज अ कैट। ये हमारा सेंटेंस मान लो है। सेंटेंस एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। एंड अक्सर तुमने ये बात देखी होगी, तुमसे क्वेश्चंस में कहा जाता है जावा प्रोग्राम में दैट सेंटेंस एक तुमने इनपुट कराना है, उसमें से वर्ड्स को अलग अलग निकालना है, फिर उन वर्ड्स के ऊपर बेस्ड कुछ ऑपरेशन करना है। वर्ड्स को निकालने का ये काम हम जावा में तीन तरह से कर सकते हैं। मेथड वन होता है यूजिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग के फंक्शंस का इस्तेमाल करके, यानी कि बेसिक्स का यूज करके, एक बेसिक मेथड होता है, तो उस बेसिक मेथड का यूज करके हम वर्ड्स को स्प्लिट आउट कर सकते हैं फ्रॉम दी सेंटेंस। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, डायरेक्ट एक लाइन में ही हो जाता है। यहाँ पे हम स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि तुमने देखा होगा कई सारी 10 इयर्स की बुक में तुम्हें यही मेथड का यूज किया हुआ मिलता है। इसके बाद एक और मेथड होता है तीसरा, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग टोकेनाइजर। एंड ये काफी ज्यादा अनकॉमन है, अक्सर बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यकीन मानो इसको एक बार सीखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा आसान मेथड हो जाता है। सवाल ये आता है कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज करना है। हमारा जो सबसे पहला मेथड होता है यूजिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस जैसे ही हम पढ़ते हैं हम इनका यूज कर सकते हैं 10th क्लास में, 11th क्लास में और 12th क्लास में। इन सारे ही क्लासेस में तुम बेसिक फंक्शनैलिटी का यूज करके वर्ड्स को अलग अलग निकाल सकते हो। फिर दूसरा मेथड स्प्लिट फंक्शन वाला आता है। ये अक्सर तुमने देखा होगा लास्ट के 10 ईयर सॉल्यूशंस वाली जितनी बुक्स आती हैं, उसमें जितने प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशंस होते हैं, जहां पे तुम्हें सेंटेंस में से वर्ड्स को निकालना होता है, वहां पे स्प्लिट फंक्शन का ही यूज करते हैं। इवन अगर तुम लास्ट ईयर का, पिछले साल का आईसीएससी का बोर्ड का सॉल्यूशन देखोगे, तो उसमें भी स्प्लिट मेथड का यूज किया गया है। यूज कर सकते हो इसका, सिलेबस में ये डिफाइंड नहीं है, पहले से बता दूं। स्प्लिट फंक्शन इज नॉट गिवन इन सिलेबस। ये सिलेबस में तुम्हें नहीं कहीं गिवन है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। स्प्लिट फंक्शन का यूज हम कर सकते हैं 10th में और 11th में और 12th में तुम्हें देखने को मिलता है। ये करता क्या है? स्प्लिट फंक्शन तुम्हारा सेंटेंस को तोड़ देता है एरे में और एरे बना देता है अपने आप से। ये काम ये ऑटोमेटिकली करता है, इसीलिए बच्चे इसको पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे इससे भी अच्छा एक हमारा थर्ड मेथड आता है स्ट्रिंग टोकेनाइजर। इसके बारे में शायद तुमने इसका नाम सुना हो इससे पहले। एंड स्ट्रिंग टोकेनाइजर तुम्हारा क्लास 11th के सिलेबस में डिफाइंड भी है। क्लास 11 के सिलेबस में है, इसका मतलब 11th क्लास में हम इसको यूज कर सकते हैं। कौन से क्लास में इसका यूज कर पाएंगे? 11th में और ऊपर की क्लास 12th में। यहाँ पे 11 12th में तुम स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का यूज कर सकते हो। 10th में मत करना, 10th में तुम बेसिक फंक्शनैलिटी या फिर स्प्लिट फंक्शन का यूज करके ये काम कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे एक एक मेथड को इंडिविजुअली समझते हैं, देखते हैं कौन सा मेथड किस तरह काम करता है और किस मेथड में हमें क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं। स्टार्ट करते हैं अभी हमने सबसे पहले मेथड के साथ, जो कि है यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शंस। ये एक बेसिक मेथड होता है सेंटेंस में से वर्ड्स को निकालने का। यहाँ पे चलो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं क्या करना है हमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक सेंटेंस मान लेते हैं अपने आप से। अब यही सेंटेंस तुम यूजर से भी इनपुट करा सकते हो। मान लो यूजर से इनपुट होके हमें एक सेंटेंस मिला है। सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं समझने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द कैट। ये एक सेंटेंस का एग्जांपल है। अब हो सकता है तुम्हारे सेंटेंस के आखिर में कहीं पे फुल स्टॉप भी लगाओ, तो अभी उसकी भी बात मैं करूंगा। बट पहले एक सिंपल सा हम सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम सिंपल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ले रहे हैं, और यहाँ पे कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज है कि सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उनके बीच में यहाँ स्पेस से वो सेपरेट आउट हुए हैं। अब ये तो एक कॉमन सी बात है, सेंटेंस में हम वर्ड्स को अलग अलग करने के लिए बीच में स्पेस लगाते ही लगाते हैं। अब यहाँ पे अगर हमसे सवाल किया जाए कि इसमें से वर्ड्स को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लॉजिक हम ये बना सकते हैं कि जैसे मान लो इस सेंटेंस में वर्ड्स को अगर देखो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चलो, तो यहाँ पे पहला कैरेक्टर टी है, फिर एच है, फिर आई है, फिर एस है। फिर उसके बाद तुमको एक यहाँ पे स्पेस मिल रहा है इस जगह पे, हेयर इज अ स्पेस। तो जैसे ही हमें स्पेस कैरेक्टर मिलता है, वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा एक वर्ड एंड हो गया है। तो जैसे ही तुम्हारा वर्ड एंड होता है, जैसे ही तुम्हें स्पेस मिलता है, वहां से क्या करो, एक वर्ड निकाल लो बाहर। दिस को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब यही चीज हम और आगे बढ़ेंगे, फिर आई पे आएंगे, फिर एस पे आएंगे, फिर आगे आए, देखा एक और ब्लैंक स्पेस मिला। तो जैसे ही अगला स्पेस मिला, देन अगेन हमें पता लगा कि दूसरा वर्ड हमारा एंड हुआ है। तो यहां से हम इस वाला वर्ड यानी कि दूसरा वर्ड ऐसे निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहां आए, फिर यहां आए, फिर एक स्पेस मिला। तो यहां से हमें फिर से पता लगा कि हमारे वर्ड की एंडिंग हुई है, और यहां से हम आ को भी निकाल लेंगे। फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और लास्ट में क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लास्ट में हमने पहले से कोई स्पेस नहीं दे रखा था, तो यहाँ पे हमारा एक रूल हो जाता है कि लास्ट में एक स्पेस ऐड कर दो। अगर तुम्हें सेपरेट आउट करना है तो एक स्टेप तुम्हारा ये रहेगा दैट ऐड अ स्पेस एट लास्ट या एट एंड। एंड में एक स्पेस ऐड कर दोगे
ये क्यों हम ऐड करते हैं? ताकि हम लास्ट में भी स्पेस को देख के ये आइडेंटिफाई कर सकें कि लास्ट वाला वर्ड हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। सो स्पेस को ऐड करना ये तुमको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। आई होप लॉजिक समझे होगे कि जहां पे भी हमारा इस वर्ड एंड हो रहा है वहां पे तुमको एक स्पेस मिल रहा है, या फिर उसको उल्टे तरीके से समझो, जहां पे भी तुम्हें स्पेस वाला कैरेक्टर मिल रहा है वहां से तुमको ये पता लग रहा है कि तुम्हारा शब्द वहां पे एंड हो रहा है, वर्ड वहां पे खत्म हो रहा है, वहीं से हम वर्ड को निकाल सकते हैं। तो अब ये दो काम करने के लिए हमें दो फंक्शंस का यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। एक तुम्हारा फंक्शन होता है कैरेट, जो कि कैरेक्टर्स को निकालने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग में से, और सेकंड हमारा फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग फंक्शन। इन दो फंक्शंस का हमें यूज पता होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, हमारे बड़े से स्ट्रिंग में से एक वर्ड को निकाल के लाएगा। सो बड़े स्ट्रिंग में से पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग निकालने के लिए हम यूज करते हैं सब स्ट्रिंग वाले फंक्शन का। फिर पूरे स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर हम चेक जो कर रहे हैं, कैरेक्टर निकाल के, वो निकालने का काम कौन सा फंक्शन करेगा, कैरेट फंक्शन करेगा। सो इन दो फंक्शंस का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो लॉजिक हमारा क्या रहेगा, समझना ध्यान से। हम क्या करने वाले हैं, हम पूरी स्ट्रिंग में 0 इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स यानी कि लेंथ से एक कम इंडेक्स तक ट्रैवल करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, वी विल ट्रैवर्स फॉर आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स, कहां तक, टू लेंथ -1। लेंथ -1 क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो इंडेक्सिंग होती है वो लेंथ से एक कम तक चलती है। मान लो तुम्हारी स्ट्रिंग में 10 लेटर्स हैं तो तुम्हारी इंडेक्सेस 0 से 9 तक ही जाएंगी, तो इसीलिए लूप हम 0 से लेकर लेंथ -1 तक चलाते हैं। अब क्या होगा, आई का वैल्यू बारी बारी से हर एक इंडेक्स देता जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर निकालते भी जाएंगे, क्योंकि हमें कैरेक्टर को ही तो चेक करना है ना स्पेस के लिए। सो यहाँ पे क्या करो, एक कैरेक्टर मान लो कैर सी इज इक्वल टू, और कैरेक्टर निकालने के लिए हम यूज करेंगे कैरेट फंक्शन का, ये हो जाएगा s.कैरेट, और इसके अंदर हम इंडेक्स दे देंगे आई, क्योंकि आई चेंजिंग इंडेक्स है, बारी बारी से तुम्हें कैरेक्टर मिलता जाएगा। पहले t मिलेगा, फिर h मिलेगा, फिर i मिलेगा, फिर s मिलेगा, फिर स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमें स्पेस मिलता है, इसके बाद चेक कर लो, इफ c इज डबल इक्वल टू स्पेस। सो जैसे ही इस कैरेक्टर में हमें स्पेस मिलता है, दैट कैरेक्टर इज डबल इक्वल टू स्पेस अगर हमें मिल जाता है, तो वहां पे हमें पता लग जाएगा दैट हमारा वर्ड यहाँ पे एंड हो रहा है। तो वहां हमारा काम क्या है, अब हमें वर्ड को बाहर निकाल लेना है। तो वर्ड को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक वर्ड नाम का स्ट्रिंग हम बना लेंगे बाहर। सो वर्ड विल बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके हम वर्ड को निकालने वाले हैं। ध्यान देना है यहाँ पे स्टेप मेरा क्या रहेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग हमारा s है, तो पहले स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, बिकॉज जब भी हम फंक्शन की कॉलिंग करते हैं या फंक्शन को यूज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे s हमारा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ही तो है एक तरह से, बिकॉज स्ट्रिंग कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप तो होती नहीं है, स्ट्रिंग s तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है। तो s डॉट आगे फंक्शन क्या यूज करेंगे, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि वर्ड को निकाल सकें हम, क्योंकि स्पेस मिल गया है, वर्ड को निकालना है। तो वर्ड कहां से कहां तक होगा, वर्ड का इंडेक्स शुरू तो 0 से होगा, लेकिन कहां तक जाएगा, जहां पे तुम्हारा इस समय आई है। तो यानी कि 0 से लेके आई इंडेक्स तक तुम्हारा वर्ड निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो गया, पहला वर्ड निकल गया। फिर उसके बाद लूप तुम्हारा आई पे जाएगा, मतलब इज के लिए आई पे गया, फिर एस पे गया, फिर स्पेस मिला। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि हर बार जब हम वर्ड निकालेंगे तो 0 से तो नहीं निकालेंगे ना, हर बार तुम शुरू से तो वर्ड निकाल के लाओगे नहीं कि 0 इंडेक्स से THIS लिया, फिर उसके बाद इज निकालना है, तब भी 0 इंडेक्स से ही वर्ड को निकाल रहे हो। तो यहाँ पे एक बात का हमको ध्यान देना पड़ेगा, दैट स्टार्टिंग इंडेक्स हर वर्ड के लिए हमें चेंज करना है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक और वेरिएबल बनाएंगे हम int स्टार्ट नाम का, ठीक है। तो ये क्या स्टोर करेगा, दिस विल स्टोर द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ ईच वर्ड। तो यहाँ पे तरीका ये होगा दैट यहाँ पे हम 0 को हटा देंगे और 0 की जगह स्टार्टिंग इंडेक्स की जगह हम लिख देंगे स्टार्ट, जिसका शुरू में तो वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे ही तुम्हें वर्ड मिल जाएगा, वर्ड को तुम निकाल लोगे, तो अगला वर्ड तुम्हारा 0 से ना निकल के आए, बल्कि i+1 इंडेक्स से निकल के आए, मतलब स्पेस के आगे वाले इंडेक्स से निकल के आए। इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू को भी हम अपडेट कर देंगे, एंड वी विल राइट स्टार्ट इज इक्वल टू i+1, ताकि अगला वर्ड हमारा आगे वाले पोजीशन से निकलना स्टार्ट हो। सो बस इतना काम हमें करना होता है वर्ड्स को निकालने के लिए। बस यहाँ पे हमारा समझ लो लॉजिक कंप्लीट हो गया। अब वर्ड के साथ तुम्हें जो भी करना होगा वो यहाँ पे इन्हीं दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में तुम कर सकते हो। तो वर्ड हमारा निकल के आ जाएगा इतने लॉजिक से। आई होप ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो चलो भी इसी सेम लॉजिक को हम प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पूरा कोड यहाँ पे ऑलरेडी टाइप कर दिया है टाइम सेव करने के लिए। सो यहाँ पे जो चीज मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन की थी वही सेम चीजें, वही पूरा सेम कोड मैंने वहां पे टाइप भी कर दिया है। सो देख लो सारी चीजें सेम है। सबसे पहले क्लास बनाया यहाँ पे, उसके बाद उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाया। इतना तो हम हर प्रोग्राम में करते हैं। फिर इसके अंदर का ये मेन लॉजिक हमारा है। यहाँ पे मैंने अपने आप से ही एक स्ट्रिंग एस मान ली है, जैसा मैंने एग्जाम्पल में तुम्हें एक्सप्लेन किया था। अब जरूरी नहीं है ये तुम अपने आप से ही पहले से मान के चलो। हर बार हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, यूजर से इनपुट कराते हैं,
तुम इस s की वैल्यू को यूजर से इनपुट करा सकते हो स्कैनर क्लास की मदद से, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्कैनर क्लास का यूज करके हम इनपुट करा सकते हैं। बट यहाँ पे हमें लॉजिक समझना है सेंटेंस में से वर्ड्स को निकालने का, तो उसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखो लॉजिक कैसे स्टार्ट होता है वर्ड्स को निकालने का। सबसे पहला काम, इन दोनों स्टेटमेंट को अभी छोड़ दो, आगे समझो। यहाँ पे पहले तो लूप चलाना था, मैंने सबसे पहले यही बताया था, लूप चलाएंगे आई का फ्रॉम 0 इंडेक्स टू लेंथ -1। तो आई स्टार्ट्स फ्रॉम 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, लेस देन है तो मतलब लेंथ से एक कम तक ही चलेगा ये लूप, और आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद इस लूप के अंदर देखो हम एक एक करके सारे कैरेक्टर्स निकालते जाएंगे, फिर कैरेक्टर को चेक भी करते जाओ क्या तुम्हारा कैरेक्टर एक स्पेस तो नहीं है। तो जहां पे भी तुम्हारा कैरेक्टर एक स्पेस होगा वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें पता लग जाएगा कि हमारा वर्ड एंड हो रहा है, वहां पे ही तुम्हें वर्ड को अपने निकालना होगा। तो बस जैसे ही तुम्हें कैरेक्टर स्पेस मिलता है तो वहां पे वर्ड को निकालने का काम तुमको करना है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वर्ड को निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखते हैं वर्ड इज इक्वल टू, अब वर्ड तुमने एक स्ट्रिंग बाहर ही बना रखी है, देखो यहाँ मैंने बना लिया है बाहर स्ट्रिंग वर्ड नाम से, जो कि मैंने एग्जाम्पल में नहीं बताई थी, यहाँ बता दे रहा हूँ। जब वर्ड को तुम यहाँ यूज करो तो वर्ड नाम की एक स्ट्रिंग तुम्हें बाहर बनानी होगी। तो यहाँ पे वर्ड को निकालने के लिए वी विल से वर्ड इज इक्वल टू, अब कहां से तुम्हें इस वर्ड को निकालना है, अपने मेन वाले सेंटेंस में से, जो कि तुम्हारा एस वाली स्ट्रिंग यहाँ पे है। तो यहाँ लिखा एस डॉट सब स्ट्रिंग, तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया। वर्ड कहां से कहां तक की इंडेक्स के बीच होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके इस समय जहां पे स्पेस मिला है वहां तक, यानी कि आई इंडेक्स तक। तो यहाँ लिख दिया स्टार्ट कॉमा आई, सिंपल है। अब यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू देखो मैंने शुरू में 0 दे रखा है, बिकॉज पहला वर्ड तो 0 इंडेक्स से ही मिलेगा, लेकिन जब अगला वर्ड मिलेगा तो तुम्हें स्टार्टिंग अगले वर्ड की आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टार्ट को भी हमने अपडेट कर दिया है, सेम वही काम जो मैंने तुम्हें समझाया था वही यहाँ पे मैंने किया है। अब यहाँ पे मैंने एक और बात बताई थी कि वर्ड को निकालने के बाद वर्ड के साथ तुम्हें जो कुछ भी काम करना है, चाहे वर्ड का तुम्हें रिवर्स निकालना हो, चाहे उसका पैलिंड्रोम चेक करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, वर्ड का लेंथ काउंट करना हो, वो सारा का सारा काम तुम इन्हीं दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में करोगे जहां वर्ड को निकाल चुके हो। यानी वर्ड को निकालने वाले स्टेटमेंट के बाद में इस वर्ड का तुम्हें कुछ भी करना है, अचार डालना है, कुछ भी करना है, वो तुम यहीं पे करोगे। तो जैसे मान लो इस वाले प्रोग्राम में हम सिंपली वर्ड को प्रिंट कर देते हैं अलग अलग लाइंस पे, तो यहाँ मैं सिंपल सा लिख दूंगा system.out.println और लिख दूंगा वर्ड। तो इससे होगा क्या कि सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं एक के बाद एक लिखे हुए हैं, ये प्रोग्राम क्या करेगा, उन वर्ड्स को अलग अलग निकालेगा और अलग अलग लाइन पे प्रिंट कर देगा। सबसे सिंपल वाला काम मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, बस वर्ड्स को अलग अलग लाइन पे प्रिंट कर देगा। सो रन करते हैं अभी अपने प्रोग्राम को, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे रन करेंगे एंड जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ है, लिख के आया है दिस इज अ। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आई है, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे देखो अभी समझ में आएगा क्यों ये दिक्कत हुई है, कि जब भी हम यहाँ पे स्पेसेस को चेक करेंगे तो हमें हर जगह स्पेस मिलेगा, हर जगह वर्ड की एंडिंग मिलेगी, लेकिन लास्ट में नहीं मिलेगा। सो ये स्टेप हमने नहीं किया, इसलिए आखिरी वाला वर्ड निकल के नहीं आया। भाई आखिरी वर्ड की एंडिंग में स्पेस कहाँ है, तो ये काम हमें करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट वी विल हैव टू ऐड अ स्पेस इन आवर ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जैसे ही स्ट्रिंग तुम्हारी इनपुट होती है या तुम लेते हो, वहां पे लिख दो s इज इक्वल टू एस प्लस एक स्पेस लास्ट में ऐड करनी पड़ेगी हमें, तभी हम लास्ट वाला वर्ड भी निकाल पाएंगे बेसिक तरीके से। अब इसको रन करते हैं, अब देखो आखिर वाला वर्ड भी निकल जाएगा। सो रन करते हैं इसको, अब लास्ट वाला वर्ड भी लास्ट में प्रिंट होगा, देखना ध्यान से क्या लिख के आया, दिस इज अ कैट। तो ये हो गया काम, ठीक है। सो आई होप ये लॉजिक पूरा समझ में आया होगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए अपने, बिकॉज इतना लॉजिक इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा जब भी सेंटेंस को निकालने की बारी आएगी। और बेसिकली ये जो स्पेस ऐड करने वाला काम है ये भी हमें यहीं पे करना है, लॉजिक टू टेक आउट दी वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस में। सो इतना काम हमारा होता है सेंटेंस को निकालने का फ्रॉम दी बेसिक मेथड, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पेज का। सो अब इतनी बात समझने के बाद एक और चीज मैं तुम लोग को यहाँ पे समझा देता हूँ बोनस के तौर पे, आगे काम आएगी बड़े क्लास में, 12th में तुम जब प्रोग्राम्स बनाओगे तो वहां पे इस बात का तुमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो दिस इज द कैट हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा है, आगे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि तुमसे कहेगा कि सेंटेंस तुम्हारा फुल स्टॉप से एंड हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर हम लास्ट में इस स्पेस को ऐड कर भी दें, मान लो हमने स्पेस को ऐड कर भी दिया, तो इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा, आखिरी वर्ड में तुम्हें फुल स्टॉप भी मिलेगा। ये सारे वर्ड्स अलग अलग होंगे तो आखिरी वर्ड जो तुम्हारा कैट होगा उसके साथ जो आखिरी तुम्हारा एक्सक्लेमेशन होगा वो भी जुड़ के तुमको मिलेगा। रन करके मैं दिखाता हूँ इसको, देखना। जैसे मान लो इसको हमने रन किया, अब यहाँ पे कैट के साथ में आखिर में फुल स्टॉप भी आएगा, और ये एक ऐसी चीज है जो कि मुझे नहीं चाहिए। जब मैं प्रोग्राम वहां करूंगा तो मुझे थोड़ी चाहिए कि आखिरी वाला फुल स्टॉप भी वर्ड के साथ में चिपक के प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे इसको हम अलग कैसे करेंगे, तो इसका भी तरीका होता है। जब क्वेश्चन में दिया होगा कि सेंटेंस तुम्हारा फुल स्टॉप से या किसी दूसरे एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड हो रहा है, तो वहां पे तुमको ध्यान क्या देना पड़ेगा, ये स्पेस तब मत ऐड करो, है ना। जो शुरू में स्पेस ऐड कर रहे हैं, ये स्पेस ऐड करने वाला पहली बात तो मत लिखो लॉजिक। तो यहाँ पे सेंटेंस के आखिर में भी क्योंकि तुम्हारे पास में एक पंक्चुएशन मार्क है,
जो कि स्पेस की जगह ही तो ले रहा है, तो यहाँ पे तुम्हें स्पेस ऐड करने वाला काम नहीं करना है। काम तुम्हें एक्स्ट्रा क्या करना होगा, अब तुम्हें दो चीजें चेक करनी है। दैट अगर तुम्हारा स्पेस कहीं पे आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि शब्द की एंडिंग हो रही है, वर्ड वहां पे खत्म हो रहा है। लेकिन अगर कहीं पे फुल स्टॉप भी आ रहा है तो उसका भी मतलब यही है दैट तुम्हारा वर्ड वहां पे एंड हो रहा है। तो ये चीज कहां तुम चेक कर रहे हो, ये चीज तुम स्पेस वाले इफ वाले कंडीशन में चेक कर रहे हो। दैट इफ सी इज डबल इक्वल टू स्पेस, वर्ड एंड हो रहा था, यहीं पे लगा दो और सी इज डबल इक्वल टू फुल स्टॉप। ये डबल इक्वल टू के बीच मैंने ऐसे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह लिख दो, कोई बात नहीं है उसमें। अब ऐसे हमने चेक कर लिया, स्पेस के लिए तो हम चेक कर ही रहे थे पहले कि जहां स्पेस मिले वहां वर्ड खत्म हो रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप जैसा कुछ लगा हुआ है सो वहां पे तुम और करके सी के लिए वो कंडीशन भी लगा के चेक कर लो, फुल स्टॉप भी मिले तब भी वर्ड एंड हो रहा है। तो अगर इसको हम रन करेंगे तब भी यहाँ पे सारे वर्ड्स अलग अलग प्रिंट होंगे और इस बार फुल स्टॉप चिपक के प्रिंट नहीं होगा। देख सकते हो दिस इज अ कैट, पूरा चारों वर्ड्स अलग अलग यहाँ पे प्रिंट हो गए। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यही काम हम दूसरे मेथड से अगर करना चाहें, स्प्लिट फंक्शन का अगर यूज करके करना चाहें तो कैसे करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। सो अब इसके बाद बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की, जो कि होता है यूजिंग स्प्लिट फंक्शन। सो स्प्लिट फंक्शन क्या है, स्प्लिट फंक्शन बेसिकली एक इनबिल्ट या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन है। मतलब ये ऑलरेडी बना हुआ है, हमें इसे बनाना नहीं होता, हमें सिर्फ इसका यूज करना होता है। सो ये करता क्या है, इट बेसिकली टेक्स आउट दी वर्ड्स एंड फिल देम इनटू एन एरे। सो ये तुम्हें स्ट्रिंग एरे बना के एक दे देता है। मतलब तुम्हारा जो भी सेंटेंस होगा उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे ये उन वर्ड्स को निकालेगा और अपने आप से एक एरे में फिल करके तुम्हें दे देगा। मतलब एरे तुम्हें डिक्लेयर तो करना पड़ेगा लेकिन ये ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जन अपने आप कर देता है। सो इसका यूज हम कैसे करते हैं, चलो अभी इसको समझते हैं। सो मान लेते हैं अभी उसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं जहां पे हमने एक स्ट्रिंग मान लिया था अपने आप से। चाहो तो यूजर से भी इसको इनपुट करा सकते हो, यहाँ पे हमने अपने आप से माना था। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू एक हमने स्ट्रिंग ले लिया था, दिस इज अ कैट, हमने सा स्ट्रिंग था, समझने के लिए मैंने हमने ये लिया था। सो यहाँ पे मान लेते हैं हमें स्प्लिट फंक्शन का यूज करना है। तो क्या करेंगे, हमारा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब स्ट्रिंग वाला वेरिएबल यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम उसको वेरिएबल कहते हो लेकिन ये बेसिकली स्ट्रिंग है, तुम्हारा स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसको तुम ऑब्जेक्ट मानो। तो यहाँ पे s तुम्हारा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, लिखोगे डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज कर लो, यहाँ सीधे सीधे s डॉट स्प्लिट लिखा, आगे यहाँ पे ब्रैकेट हमने ओपन क्लोज कर दिए क्योंकि ये फंक्शन है स्प्लिट। सो अब यहाँ पे इस स्प्लिट फंक्शन के पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर हमें एक पैरामीटर भी पास करना होता है एंड ये पैरामीटर बेसिकली तुम्हारा होता है डीलिमिटर। मतलब किस डीलिमिटर से तुम्हें ब्रेक करना है वर्ड्स को, मतलब कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा सेंटेंस है, यहाँ पे तुमको हर स्पेस से ब्रेक करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एस डॉट स्प्लिट के अंदर ऐसे डबल कोट्स लगाओगे, मतलब जो भी यहाँ पैरामीटर होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा और फिर यहाँ पे एक स्पेस इस तरह तुम इनपुट कर दोगे। तो स्पेस ऐसे देने का मतलब क्या है कि तुम्हारा डीलिमिटर यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी स्पेसेस। जहां भी तुमको स्पेस मिलेगा वहां से तुम्हारा वर्ड ब्रेक कर दिया जाएगा। सो ये हमारा स्प्लिट वाला काम हो गया। तो बहुत आसान है, हमने एक लाइन में कर दिया, लेकिन इतने से काम नहीं होगा, और भी कुछ यहाँ पे करना पड़ता है। देखो मैंने क्या बताया था, स्प्लिट फंक्शन तुम्हारा स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा एरे में, मतलब वर्ड्स का ये एरे बना के तुम्हें दे देगा। तो एरे बना के दे तो देगा लेकिन उस एरे को तुम्हें सेव भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या करो, एक एरे बना लो, यहाँ पे तुम्हें एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लेते हैं स्ट्रिंग और एरे का नाम दे देते हैं ARR, तुम कोई और नाम भी दे सकते हो। और यहाँ पे एरे बना रहे हो तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज भी लगाना पड़ेगा, फिर आगे इक्वल टू लगा देंगे और इसके आगे यहाँ पे हम लिखेंगे s डॉट स्प्लिट। s डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, तुम्हारे सेंटेंस में से वर्ड्स को निकालेगा, उनका एक एरे बना के तैयार करेगा। और क्योंकि ये वर्ड्स का एरे है यानी कि स्ट्रिंग टाइप का एरे है, तुम्हें इसीलिए स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनाना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके अंदर हम वैल्यू भेज देंगे s डॉट स्प्लिट वाले एरे की, यानी s डॉट स्प्लिट जो एरे तुम्हारा बना के देगा वो हम एरे के अंदर सेव कर लेंगे। इतना काम हो रहा है। तो एरे में सेव तो हो गया, लेकिन अब इस एरे के साथ करोगे क्या, सीधे सीधे तो इसको प्रिंट कर नहीं सकते हो, बिकॉज एरे चैप्टर अगर तुमने पढ़ा है तो एरे में कोई भी काम कराना हो, चाहे इनपुट कराना हो, चाहे प्रिंट कराना हो, चाहे और कोई काम कराना हो, हमें एक लूप की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर इस एरे के एलिमेंट्स को हमें प्रिंट करना है देन वी कैन डू दिस बाय यूजिंग अ लूप। तो यहाँ पे एरे को प्रिंट करने के लिए यानी कि वर्ड्स को प्रिंट करने के लिए हम लगाएंगे लूप। तो फॉर int i इज इक्वल टू 0 इंडेक्स से हमेशा चलता है, i लेस देन हो जाएगा एरे का लेंथ, एरे में जितने वर्ड्स आए होंगे उसकी लेंथ तक चलाओ ARR डॉट लेंथ, और यहाँ पे एरे की लेंथ निकाल रहे हो इसलिए यहाँ पे लेंथ के आगे ब्रैकेट्स ओपन क्लोज मत करना। इसके बाद i प्लस प्लस, फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ड प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट प्रिंटलन, वर्ड्स कहाँ पे है, एरे के अंदर, लिख दो ARR एरे का नाम और उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में i इंडेक्स। मतलब एक एक करके क्या करोगे, सारे वर्ड्स को एक एक लाइन पे प्रिंट कर दोगे। सो ये काम कर रहे हैं। सो स्प्लिट फंक्शन ने यहाँ पे देखो एक लाइन में इतना काम तो आसान कर दिया हमारे लिए कि हमारे सेंटेंस को एरे में कन्वर्ट करके हमारे एरे वाले वेरिएबल में सेव करवा दिया।
लेकिन उसके बाद और कोई भी यहाँ पे हमें काम करने के लिए एरे वाला काम करना पड़ेगा। एरे में कुछ भी एक्सेस करना हो तो लूप की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे लूप लगाया और एरे को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तुम्हें प्रिंट नहीं करना, तुम्हें मान लो यहाँ पे हर एक वर्ड का लेंथ निकालना है तो यहाँ पे ARI.I लगा दोगे। यहाँ पे हर एक वर्ड का अगर तुम्हें यहाँ पे मान लो रिवर्स निकालना है तो यहीं पे इस वाले ब्रैकेट के अंदर फॉर के अंदर यहाँ पे ARI यानी कि वर्ड का रिवर्स निकाल लोगे। तो जो भी काम तुमसे कहेगा वो तुम यहाँ पे कर सकते हो। सो ये तरीका होता है स्प्लिट फंक्शन का यूज करके वर्ड्स को अलग अलग करने का। सो यहाँ पे इसको हम रन करके देखते हैं। सो मान लो इसको रन किया एंड सारे वर्ड्स अलग अलग लाइन पे आने चाहिए, देख लो आ गए। लेकिन यहाँ पे देखो वही दिक्कत आई है जो हमें नहीं चाहिए होता था, दैट फुल स्टॉप यहाँ पे चिपक के प्रिंट हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने लास्ट वाला तुमको तरीका बताया था वहां भी ये बात क्लियर की थी कि अगर हम डिलिमिटर सिर्फ स्पेस वहां चेक करेंगे सो यानी कि वहां पे सिर्फ स्पेस से ब्रेक होगा, लेकिन यहाँ पे एक फुल स्टॉप भी प्रेजेंट है। तो जब एक से ज्यादा डिलिमिटर होते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है स्प्लिट में। क्या करो, यहाँ पे जो तुमने डबल कोट्स लगाए हैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर लो। इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करो। ध्यान देना इस बात पे, जब एक से ज्यादा डिलिमिटर्स होंगे, एक से ज्यादा ब्रेकिंग वाले सिंबल्स होंगे तो यहाँ पे तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन क्लोज करना है। एक तो स्पेस देना है तो मैंने किया स्पेस, एक स्पेस आ गया, एक मेरा डिलिमिटर स्पेस हो गया। फिर उसके बाद एक और डिलिमिटर यहाँ पे फुल स्टॉप देना है तो स्पेस दिया और फुल स्टॉप दिया। और अगर एक से ज्यादा डिलिमिटर देने होते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे अब डिलिमिटर दोनों चीजें हैं। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे, अब ये दोनों पॉइंट पे ब्रेक करेगा, स्पेस से भी और फुल स्टॉप से भी। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लास्ट में नहीं आएगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पे इस तरह प्रिंट हो गया है। मान लो यहाँ पे अगर कॉमा भी प्रेजेंट होता, मान लो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा होता, दिस इज द कैट एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, कुछ इस तरह लिखा होता और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारा सिचुएशन होता और यहाँ पे एक से ज्यादा डिलिमिटर्स होते, पंक्चुएशन मार्क्स होते। जैसे कि यहाँ पे कॉमा आ रहा है, फिर एक स्पेस भी आ रहा है, हर वर्ड के बीच में देखो स्पेस है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। तो ऐसे केसेस में डिलिमिटर्स की संख्या बढ़ जाएगी भाई, तुम्हें ब्रेकिंग पॉइंट ज्यादा देने होंगे। तो यहाँ पे पहला तो स्पेस हो गया डिलिमिटर, फिर उसके बाद एक कॉमा हो गया डिलिमिटर ये, फिर उसके बाद लास्ट में एक्सक्लेमेशन भी हो गया। मान लो फुल स्टॉप होता तो फुल स्टॉप भी दे देते। तो जितनी भी तुम्हारी डिलिमिटर्स होंगे वो एक के बाद एक तुम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिख दोगे एंड तुम्हारा काम यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखना डायरेक्टली नहीं होता है। अगर तुम सोचोगे कि हम ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा के ऐसे कर लें तो ऐसे काम नहीं करेगा। मैं रन करके दिखा देता हूँ, ऐसे काम नहीं करेगा। अगर ऐसे रन करेंगे तो ये जो मल्टीपल डिलिमिटर्स हमने दिए हैं कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी यहाँ प्रिंट होकर नहीं आया। सो मल्टीपल डिलिमिटर्स इस तरह काम नहीं करते हैं। उसके लिए हमें डबल कोट्स के बीच में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करके लगाना होता है। सो फॉर मल्टीपल डिलिमिटर्स यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक डिलिमिटर देना हो तो सिंपल डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, बिकॉज बहुत से बच्चे इस चीज में गलती कर देते हैं एग्जाम में और मार्क्स कट होते हैं। सो अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे सारे जितने वर्ड्स थे वो सब अलग अलग लाइन पे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं इस तरह। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा स्प्लिट फंक्शन का यूज कैसे करना है। और यहाँ पे एक चीज है, देख सकते हो एक दिक्कत आ रही है, इसको भी सॉल्व करना है, बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था, एक जगह पे दो डिलिमिटर्स प्रेजेंट थे तो इसने उस स्पेस को भी एज अ वर्ड मान के प्रिंट कर दिया। वही काम ये भी कर रहा है जो हमने पहले अभी फंक्शंस की मदद से किया था। सो इस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाए? सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम कर लो, यहाँ पे कंडीशन लगा दो, इफ ARR@I डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0। सो इससे हम क्या चेक करें कि अगर हमारा वर्ड का लेंथ ग्रेटर देन 0 है, मतलब वहां पे कुछ चीज प्रेजेंट है, तब हम उसको प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नहीं प्रिंट करेंगे। सो अगर इसको अब रन करें, अब देखो सही से करेगा, वो वाला स्पेस नहीं प्रिंट करेगा। अब देखो सही से आ गए, राइट। सो इस चीज को मैं हटा देता हूँ, ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं तुमको पड़ेगी, बिकॉज इतना टफ नहीं आता है। ज्यादा से ज्यादा सिंपल ऐसे ही सेंटेंस आएगा जहां पे सेंटेंस तुम्हारा एंड हो रहा होगा फुल स्टॉप, कॉमा या एक्सक्लेमेशन मार्क से। चलो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तुम्हारा स्प्लिट फंक्शन कैसे यूज करना है, स्प्लिट फंक्शन की मदद से कैसे ब्रेक किया जाता है सेंटेंस को, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप इतनी बात भी समझ में आई होगी। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट मेथड की, यानी कि मेथड नंबर 3 की, जो कि है स्ट्रिंग टोकेनाइजर मेथड। सो ये क्या होता है इसको समझते हैं। सो बाकी सारे मेथड्स की तरह यहाँ पे एक चीज अलग है, दैट स्ट्रिंग टोकेनाइजर हमारी एक बनी बनाई क्लास है। ये एक प्री डिफाइंड क्लास होती है, हम इसका यूज करके भी अपने स्ट्रिंग को वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं। सो ये कैसे करना होता है इसको समझते हैं। सो यहाँ पे हम बेसिकली दो फंक्शंस का यूज करते हैं जो कि इस क्लास में पहले से बने हुए हैं, मतलब हमें बनाने नहीं है फंक्शंस, हमें बस इनका यूज करना होता है। तो यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, इनको समझ लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा इन्हीं से। दैट यहाँ पे पहला फंक्शन हमारा है हैज मोर टोकन्स, मतलब जब हम वर्ड्स को ब्रेक कर रहे होंगे तो कैसे पता लगाएंगे कि अभी और वर्ड्स बचे हुए हैं सेंटेंस में,
तो उसके लिए हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन होता है हैज मोर टोकन्स। ये तुम्हें बूलियन वैल्यू देता है और ये बताता है कि क्या तुम्हारे सेंटेंस में अभी और वर्ड्स निकालना बाकी हैं। और इसके बाद अगला तुम्हारा फंक्शन होता है नेक्स्ट टोकन। तो नेक्स्ट टोकन फंक्शन ही तुम्हें वर्ड निकाल के देता जाता है। तो इन दो फंक्शंस का हम यूज करते हैं एंड स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास की हेल्प से हम अपने स्ट्रिंग को तोड़ लेते हैं वर्ड्स में। सो किस तरह इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, चलो भी इसको देखते हैं। सो यहाँ पे हम अपना पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं एंड यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइजर की मदद से हम इस सेंटेंस को वर्ड्स में ब्रेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइजर के बारे में अभी मैंने बताया दैट स्ट्रिंग टोकनाइजर एक क्लास होती है। यहाँ पे वो कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे वो एक क्लास है। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का यूज करना है तो हमेशा बाहरी क्लास को यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहला काम स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर ये क्लास का नाम लिखा, फिर आगे st obj का नाम तुम यहाँ पे st ले सकते हो ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। बाकी तुम्हें अगर obj ही लेना है तो तुम obj भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं st लूंगा ताकि मुझे समझ में आए कि ये स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम है। सो स्ट्रिंग टोकनाइजर st इज इक्वल टू न्यू, फिर आगे क्लास का नाम स्ट्रिंग टोकनाइजर एंड इसके अंदर हम पैरामीटर में पास करते हैं अपना स्ट्रिंग जो हमें ब्रेक करना है। यहाँ पे पास कर दो स्ट्रिंग जिस सेंटेंस को तुम्हें ब्रेक करना है। तो बस इतना कर दिया, अब बाकी का काम ये अपने आप हैंडल कर लेता है क्योंकि ये क्लास बनाई ही इसी के लिए गई है सेंटेंस को वर्ड्स में ब्रेक करने के लिए। तो ये इसका काम ही है। तो इसके अंदर हमने अपना सेंटेंस यहाँ पे भेज दिया, यानी कि स्ट्रिंग को भेज दिया। अब इसका यूज कैसे करना है इसको ध्यान से समझना। ये क्या करेगा, तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट बना देगा स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर टोकन्स होते हैं। टोकन्स का मतलब यहाँ पे वर्ड्स उसमें होंगे। अब उन वर्ड्स को निकालोगे कैसे, इसका टेक्निक समझ लो। हम यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करते हैं और व्हाइल लूप हम कब तक चलाएंगे, जब तक हमारे सेंटेंस में और वर्ड्स होंगे। तो और वर्ड्स होंगे इसके लिए एक फंक्शन होता है हैज मोर टोकन्स। तो यहाँ पे लिखो st, तुम्हारा ऑब्जेक्ट का नाम st है, यानी कि स्ट्रिंग टोकनाइजर का जो भी फंक्शन तुम कॉल करोगे वो इसी ऑब्जेक्ट से करोगे, इसीलिए लिख रहे हैं st डॉट लिखोगे हैज मोर टोकन्स। तो हैज मोर टोकन्स क्या बताता है कि अभी भी तुम्हारे सेंटेंस में और वर्ड्स बाकी हैं और अभी वर्ड्स निकालने हैं। तो जब तक वर्ड्स बचेंगे तुम्हारे सेंटेंस में तब तक वर्ड्स को निकालना है। तो यहाँ पे चेक करोगे व्हाइल st डॉट हैज मोर टोकन्स, ये कंडीशन हो जाएगा व्हाइल लूप का। फिर इसके बाद अंदर क्या करोगे, वर्ड्स को निकालोगे। तो वर्ड्स को निकालने के लिए हम यूज करेंगे दूसरे अपने फंक्शन का जो कि होता है नेक्स्ट टोकन। तो यहाँ लिख दोगे st डॉट नेक्स्ट टोकन इस तरह। तो टोकन निकल के आ गया, मतलब वर्ड निकल के आ गया। अब यही तुम्हारा वर्ड है जो ये लिखा हुआ है st डॉट नेक्स्ट टोकन, यही तुम्हारा वर्ड है। इसके साथ तुम्हें जो करना है, चाहे प्रिंट करना है, चाहे रिवर्स निकालना है, चाहे कुछ भी करना है, चाहे अचार डालना है, तुम यहीं पे कर सकते हो। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे लिखो स्ट्रिंग वर्ड इज इक्वल टू st डॉट नेक्स्ट टोकन और तब इस वर्ड को तुम प्रिंट करा लो अगली लाइन पे। अगर तुम्हें नॉर्मली वर्ड्स को अलग अलग लाइन पे प्रिंट करना है तो ऐसे करके देख लेते हैं। अगर डायरेक्टली ये काम करना चाहते हो तो st डॉट नेक्स्ट टोकन को तुम डायरेक्टली वर्ड की जगह पे लिख सकते हो और दूसरा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो और दूसरा तरीका जो मैंने अभी तुमको बताया ताकि तुम्हें पता रहे कि वर्ड्स निकाल रहे हैं हम, तो फिर इस तरह भी कर सकते हो वर्ड वेरिएबल बना के। अब इसको हम रन करते हैं, ये वही काम करेगा वर्ड्स को ब्रेक करने का। सो अभी इसको रन करते हैं, यहाँ पे देख लो इसने क्या किया है, इसने सारे के सारे वर्ड्स को अलग अलग ब्रेक कर दिया है। लेकिन दिक्कत यहाँ भी देखो वही आई है कि लास्ट वाले वर्ड के साथ इसने फुल स्टॉप को जोड़ दिया है। ऐसा इसलिए किया है इसने बिकॉज जो ये स्ट्रिंग टोकनाइजर हमने दिया है ना, इसका थोड़ा यहाँ पे तरीका समझ लो स्ट्रिंग टोकनाइजर का। स्ट्रिंग टोकनाइजर के ब्रैकेट्स के अंदर जो हम यहाँ पे पैरामीटर देते हैं, यहाँ पे पहला पैरामीटर तो हमारा होता है स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर हमारा होता है डिलिमिटर। यानी कि अगर तुम सिर्फ स्ट्रिंग दोगे तब भी काम करेगा, यहाँ पे अगर तुम स्ट्रिंग पास करोगे तब भी ये काम करता है। और दूसरा इसका होता है डिलिमिटर वाला, मतलब कि ये दो तरह से कॉल किया जाता है। समझना इस चीज को ध्यान से। इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर होते हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है तुम्हारे स्ट्रिंग टोकनाइजर वाली क्लास में। अगर तुम सिर्फ स्ट्रिंग दोगे तो ये बनाएगा इस तरह का स्ट्रिंग टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तुम्हारा डिफॉल्ट डिलिमिटर का जो वैल्यू होता है वो होता है स्पेस। मतलब अगर तुम यहाँ पे सिर्फ एस पास कर रहे हो, अगर तुम स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ एस को पास करके बना रहे हो, तो तुम्हें मान के चलो सेंटेंस में वर्ड्स कैसे ब्रेक होंगे, सिर्फ स्पेस के हिसाब से ब्रेक होंगे। एंड ऐसा हमने देखा था कि सिर्फ स्पेस के हिसाब से ब्रेक होते हैं, तो लास्ट का जो पंक्चुएटर होगा यानी कि फुल स्टॉप होगा वो भी वहां पे स्टिक होकर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिलिमिटर दे दो अगर तुम्हें लास्ट का फुल स्टॉप नहीं चाहिए प्रिंट में। तो देखो कैसे देंगे समझना। यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइजर में पहले तो स्ट्रिंग दो, दूसरा वाला ये वाला तरीका हम यहाँ पे अब लगाने वाले हैं। स्ट्रिंग दिया, साथ में डिलिमिटर भी डिफाइन करेंगे ऐसे, और उसके बाद डबल कोट्स लगाए। जो जो चीजें तुम्हें डिलिमिटर में देनी है वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे टाइप कर दो। एक तो स्पेस दे दिया और हमारा अगला क्या प्रेजेंट है, फुल स्टॉप।
एक फुल स्टॉप दे दिया। अगर मान लो कॉमा भी देना होता कॉमा भी लगा देते, अगर मान लो तुम्हें एक्सक्लेमेशन से भी ब्रेक करना होता एक्सक्लेमेशन भी लगा देते। बट हमारे सेंटेंस में क्योंकि दो ही चीजें हैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्पेस और फुल स्टॉप दूंगा, बाकी सारे मैंने देखो हटा दिए। आई होप ये समझ में आया होगा। देख लो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे स्पेस है और फुल स्टॉप है, तो हमारे सेंटेंस में यही दो चीजें हैं। अगर मान लो सेंटेंस बड़ा होता अभी उसको भी मैं दिखा दूंगा। सो इसको रन करते हैं एंड इस बार देखो फुल स्टॉप नहीं प्रिंट होके आएगा, देख लो ऐसे हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस में और बड़ा करता हूँ, थोड़ा एडवांस लेवल तुम लोग को दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे कॉमा होता एंड अगेन यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सेंटेंस को, शी इज वेरी क्यूट। कैट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया, यहाँ पे आ गया दिस इज अ कैट, यहाँ पे ये तुम्हारा पंक्चुएशन है कॉमा, फिर उसके बाद स्पेस, स्पेस तो हर वर्ड के बीच में, और लास्ट में तुम्हारा एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तुम्हें डिलिमिटर्स का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो डिलिमिटर में यहाँ पे देखो हमने एक स्पेस दिया, फुल स्टॉप नहीं था अब इस बार सेंटेंस में, तो यहाँ पे कॉमा दे सकते हो, और दूसरा लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेजेंट था। अगर मान लो क्वेश्चन मार्क होता, अगर मान लो यहाँ पूछ रहे होते इज शी वेरी क्यूट, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क देना पड़ता इस तरह, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा डिलिमिटर तुम्हें देना होगा वो तुम यहाँ पे दे सकते हो। तो क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं, एक्सक्लेमेशन ही देके देखते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं काम करता है कि। तो यहाँ पे इसको रन करेंगे एंड इस बार भी यहाँ पे सारे वर्ड्स हमारे अलग अलग प्रिंट होके आएंगे। एंड देखो जो स्पेस वाली दिक्कत थी ना, स्ट्रिंग टोकेनाइजर ने कितना अच्छे से हैंडल की है। इस बार इसने स्पेस बीच का नहीं प्रिंट किया है। इस बार देखो सारे वर्ड्स अलग अलग प्रिंट हुए हैं, भले एक के बाद एक दो डिलिमिटर एक साथ आ गए हैं। जो पिछले वाले दोनों तरीकों में दिक्कत आ रही थी, इस वाले मेथड ने इस वाली स्पेस को एज अ वर्ड अलग से प्रिंट नहीं किया है। सो इसीलिए कहते हैं स्ट्रिंग टोकेनाइजर हमारा बेस्ट मेथड होता है टू ब्रेक एनी सेंटेंस। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का यूज कर रहे हैं, देखो इसका ऑब्जेक्ट बना के हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ता है। और ये होती कहाँ पे है, ये हमारी जावा के यूटिल पैकेज के अंदर प्रेजेंट होती है क्लास। तो java.util.string टोकेनाइजर को हमें इंपोर्ट भी कराना होगा अपने प्रोग्राम में अगर हम इसका यूज करेंगे तो। सो इस तरह हम यूज करते हैं स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का। मैं अपने आप को हटा लेता हूँ, चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे ही काम आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का यूज करते हैं। दोनों तरह से कर सकते हो, कोई डिलिमिटर नहीं दोगे तो यहाँ पे कुछ मत दो, सिर्फ स्ट्रिंग दो, और डिफॉल्ट डिलिमिटर स्पेस होता है। और अगर यहाँ पे डिलिमिटर तुम्हें अपने आप से देना है, कुछ यहाँ पे मल्टीपल डिलिमिटर्स तुम्हें देने हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग दे दो और कॉमा लगा के तुम अपने डबल कोट्स के बीच में जितने तुम्हें डिलिमिटर लिखने हैं वो यहाँ पे पास कर दो। सो आई होप इसका वर्किंग तुम लोग को समझ में आया होगा। सो इसी के साथ हमारे तीनों मेथड्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। सो आई होप तुम लोग को ये तीनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा ये तीनों मेथड जो मैंने समझाए हैं इसका पीडीएफ फॉर्म, यानी कि इस सेशन के नोट्स तुम्हें नीचे पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूं। एंड उन पीडीएफ नोट्स को तुम नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में जितनी बातें मैंने तुम्हें एक्सप्लेन की होंगी वो सारी तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर आगे भी ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कर देना। सो इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।